बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ रायपुर से आ रही है, जहां पर 10 अक्टूबर को साई कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास नवा रायपुर के मंत्रालय में ये बैठक का आयोजन किया गया है। धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू करने पर हो सकता है बड़ा फैसला। राज्योत्सव तैयारियों और एनएचएम कर्मचारियों के मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साई कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। 10 अक्टूबर को साई कैबिनेट की यह बैठक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 11:30 बजे नवा रायपुर के मंत्रालय में यह बैठक का आयोजन किया गया। धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी और इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। राज्योत्सव तैयारियों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों के मुद्दे पर भी इसमें चर्चा होगी। पिछले कुछ दिन एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन भी देखने को मिला था, नाराजगी भी देखने को मिलती है। हालांकि वो नाराजगी जो है दूर कर ली गई थी, लेकिन फिर भी कुछ और महत्वपूर्ण जो फैसले हैं इसमें हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बताया कि इस बार दिवाली पर छठ और दिवाली दोनों क्योंकि पर्व बड़े होते हैं, इन पर 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इसके साथ ही 4 नए रूट भी यहां पर घोषित कर दिए गए हैं। बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने मीडिया ब्रीफिंग में यह भी बताया कि इन 4 रेलवे परियोजनाओं की कुल लगभग जो लागत है वो 24,634 करोड़ रुपए है। अब इसमें वर्धा भुसावल के बीच 314 किलोमीटर की 3 लेन और 4 लेन बनेगी। गोंदिया डोंगरगढ़ के बीच 84 किलोमीटर की 4 लेन, वडोदरा तलाम के बीच 259 किलोमीटर की जो 3 और 4 दोनों यानी 3 और 4 दोनों लेन्स बनेंगी। मध्य प्रदेश में इटारसी भोपाल बिनाल के बीच 4 लेन को मंजूरी मिली है और इसकी कुल जो दूरी है वो 237 किलोमीटर निर्धारित की गई है। 6 और 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। बिहार में 40 साल बाद 2 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह बता दिया है कि कुल 243 सीटों में से पहले फेज में 121 सीटों की और वहीं दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं पर सरकार किसकी बनेगी इसका फैसला यानी कि जनता का जो फैसला है उस पर मुहर 14 नवंबर को लग जाएगी, यानी रिजल्ट आएंगे। आचार संहिता लगने से पहले कहीं ना कहीं आचार संहिता लगने से लेकर पहले फेज की वोटिंग तक ठीक 1 महीने का वक्त है। पहले फेज में दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, गोपालगंज, मुंगेर, नालंदा में वोटिंग होगी, जहां पर एनडीए को मजबूत माना जा रहा है। वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह भी बताया कि बिहार में 22 साल बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है। अनुसूचित जातियों के लिए 38 निर्वाचन क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। इसके साथ ही ज्यादा भीड़ से बचने के लिए एक मतदान केंद्र पर 1200 मतदाता यहां पर होंगे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बिहार चुनाव में सत्ताधारी एनडीए और आरजेडी के साथ कांग्रेस के महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने की पूरी उम्मीदें हैं। इसके साथ ही इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में है। बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। इसी बीच अब ये चर्चाएं हैं कि बिहार की लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर भी जल्द ही राजनीति अखाड़े में उतर सकती है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती है। वो नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से भी मिली। वहीं पर मैथिली ठाकुर का यह भी कहना है कि अगर उन्हें बीजेपी से चुनाव लड़ना है या फिर उन्हें टिकट अगर मिलती है तो वो इसे स्वीकार जरूर करेंगी। यहाँ ये भी देखना होगा कि वो दरभंगा से लड़ेंगी या मधुबनी से, क्योंकि दोनों ही परिवार एक उनके नाना के परिवार के जैसा और एक उनके अपने घर के जैसा घर है, जिसे वो लगातार बताती भी हैं। अब ऐसे में वो अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहती हैं और देखना होगा कि आगे क्या तस्वीर आती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव एक बार फिर से यानी कि 1 नवंबर से 5 नवंबर तक 5 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा। अब इस बार राज्य उत्सव में कई खास बदलाव किए गए हैं। इसका आयोजन भी बड़े स्तर पर होगा और इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में शामिल भी होंगे, जबकि समापन समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति रहेगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस उत्सव के बारे में तमाम जानकारियां साझा करते हुए कहा कि इस बार राज्य उत्सव पहले से भी कई अधिक भव्य होगा। प्रधानमंत्री जी का आगमन है, इसमें माननीय उपराष्ट्रपति नवनिर्वाचित है, उनका भी आगमन है
और 1 नवंबर से लेकर के 5 दिनों का एक राज्योत्सव, जिसपे समूचे सरकार के द्वारा किए हुए कार्य और छत्तीसगढ़, समूचे छत्तीसगढ़ के कोई भी सरकार रही हो, छत्तीसगढ़ की जो गति आगे गई है, आगे बढ़ा है छत्तीसगढ़ हमारा, उस सबको प्रदर्शित किया जाएगा। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर कटाक्ष किया। उनका कहना है कि कांग्रेस में अब ना तो कोई आदमी बचा है, ना ही कोई कार्यकर्ता, बल्कि सभी दावेदार बन चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हालिया पोस्ट पर भी चंद्राकर ने अपनी टिप्पणी की और कहा है कि भूपेश बघेल का किसी भी एजेंसी पर टिप्पणी करना अब एक फैशन सा बन चुका है। कांग्रेस में आदमी और कार्यकर्ता तो बचे नहीं, जितने लोग बचे हैं वो सब दावेदार। तो इस बदहाली के लिए आदमी के प्रति सहानुभूति ही व्यक्त की जा सकती है, इस स्थिति के प्रति, और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल पर्याप्त संख्या है लोग कांग्रेस की अंत्येष्टि के लिए छत्तीसगढ़ में है। कांग्रेस में आदमी और कार्यकर्ता तो बचे नहीं, जितने लोग बचे हैं वो सब दावेदार। तो इस बदहाली के लिए आदमी के प्रति सहानुभूति ही व्यक्त की जा सकती है, इस स्थिति के प्रति, और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल पर्याप्त संख्या है लोग कांग्रेस की अंत्येष्टि के लिए छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस में आदमी और कार्यकर्ता तो बचे नहीं, जितने लोग बचे हैं वो सब दावेदार। तो फर्रुखाबाद जिले में हुए दर्दनाक विस्फोट में अब 2 युवकों की मौत के बाद सियासत भी हो रही है। घटना स्थल पर पहुंचे हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान पर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि चिता की आग ठंडी होने से पहले समाजवादी पार्टी के नेता राजनीति करने लगते हैं। आगे उन्होंने तंज ये भी कसा कि अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं को जांच पर भरोसा नहीं है तो वो खुद एक जांच टीम का गठन करके जांच करवा ले। डीआईजी हरीश चंदर और एसपी आरती सिंह ने मौके का निरीक्षण भी किया। शुरुआती जांच में मीथेन गैस से विस्फोट की आशंकाएं जाहिर की गई है। फिलहाल एटीएस और फॉरेंसिक टीम ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। होती है वो बहुत दुखदायी होती है। ये घटना भी बहुत दुखदायी है। फर्रुखाबाद जनपद में मुझे लगता है इस तरह की पहली है। और विस्फोट जो हुआ है सेप्टिक टैंक घर के बाहर हुआ है या कोचिंग सेंटर के बाहर हुआ है, ये तो मैं ईश्वर की आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम कि इसके बाद सेकंड बैच और भी 30-35 बच्चों का आ रहा था, और बच्चे जो पहले आ जाते थोड़ा वहीं इंतजार करते हैं, बाहर ही कोचिंग सेंटर बाहर ही वेट करते, तो वो थोड़ी देर बाद कहीं होता है, 1 घंटे 8 घंटे बाद होता तो घटना और बड़ी भी हो सकती थी। लेकिन जो घटना हुई उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। दूसरा ये है कि ये हादसा है। ये देखिए ऑलरेडी जो है वो कल एक घटना कादरी गेट थाना क्षेत्र तक हुई है जहां हम लोग खड़े हुए हैं, और इसमें आज हमारे फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स भी सुबह से निरीक्षण कर रहे हैं। आज पीडीडीएस की टीम भी आई थी और एटीएस की टीम भी कल जो है निरीक्षण कर चुकी है। प्राइमरी जो अभी तक निकल के आया है कि एक ये आप देख रहे होंगे मकान है, इसके नीचे एक टैंक बना हुआ है और उसी टैंक के ऊपर जो है एक रिसेप्शन बना था और उसमें एक कोचिंग चल रही थी। संभवतः जो टैंक का आउटडोर्स होते हैं वो नहीं दिया गया था और उसमें जो है वो गैस मीथेन गैस बन गई थी, जो अभी तक प्राइमरी जानकारी निकल के आई। और इसी बीच खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर कुलियों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। कुलियों की यह मुख्य मांग है कि रेलवे परिसर में बैटरी चलित वाहनों का परिचालन रोका जाए। कुलियों का यह भी आरोप है कि बैटरी चलित वाहनों के चलते उनकी आमदनी पर गंभीर असर पड़ रहा है, क्योंकि ये वाहन उनके कामकाजी क्षेत्र में आकर उनकी जगह ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया है।
राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं और आज जो है ये इन कुलियों का प्रदर्शन का दूसरा दिन है। लगातार ये धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जो सीनियर जो ACM हैं वो आज इनसे मिलने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। इनका कहना है कि DRM के ऑफिसर्स इनसे मिलने तो आ रहे हैं, लेकिन लगातार इनसे ये कहा जा रहा है कि बैटरी चलित वाहनों के साथ में कुछ दिन काम करके देखा जाए और इसके बाद रोजी रोटी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है उसको ये लोग बताएं। लेकिन ये जो कूली है और इनके परिवार के साथ बैठे हुए लगातार धरने प्रदर्शन का दूसरा दिन है और इनकी लगातार यही मांग है कि बैटरी चलित वाहनों का पूरी तरीके से यहाँ पर से उनको बहिष्कार करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। कल जहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 था, हालांकि ये भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही है, लेकिन इन्हें उस जगह से स्थानांतरित कर दिया गया है और ये दूसरी जो छोर है रेलवे स्टेशन का, वहाँ पर ये लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो है सैकड़ों की संख्या में अपने परिवार के साथ जो है छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता की प्रतिमा के नीचे ये लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन पर हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो रेलवे लाइसेंसी पोर्टर्स हैं और मजदूर सहकारी संस्था मरिया है और इसी के बैनर के तले ये लोग जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और चलिए लोगों से भी बातचीत करके जानेंगे कि क्या कुछ आगे बातचीत हो पाई है। आप लोगों की क्या कुछ कहेंगे? हम लोग का आंदोलन तो कल से चालू हुआ है और हमसे सही तरीके से तो कोई बात करने के लिए नहीं आए थे। 29 तारीख को DRM साहब को लेटर देने के लिए गए थे हमारी मांगों को लेके और हमारी समस्याओं को लेके। तो DRM साहब ने क्या ACM साहब को भेजा है कि 2 दिन का समय दीजिए करके ACM साहब ने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किया था। तो हमने वहाँ से हंसी पूर्वक आ गए। आने के बाद भी लेकिन आज 29 तारीख से लेकर आज 7 तारीख हो चुका है, 9 दिन पूरा हो चुका है। हमारी मांगों को कोई सुना नहीं है और हमारी समस्या को कोई समझा नहीं है। रेल में कभी भी कुछ भी हादसा होता है तो कुली अपना परिवार है समझ के बुला के लेके जाते हैं वहाँ से काम कराने के लिए। मतलब जैसे पटरी उतरता है, गाड़ी ट्रेन से पटरी उतर जाता है या तो इंटरलॉकिंग का काम रहता है, कुछ भी समस्या रहता है तो ये उस समय हमें परिवार मानते हैं। क्या कुछ कहेंगे, कब तक धरना देना पड़ेगा, किस तरीके का? हमार 2 रोटी बाल बच्चा कमा रहा है, खा रहा है। तेल ला हमरे छत्तीसगढ़ और हमरे है तेल ला पूरा छीना थे तो हमार बाल बच्चा कहाँ जाई? हमला नौकरी चाहिए, नहीं तो हमार पूरा मांग कर देवे तहाँ ने ये दूर हो जाओ। और हम लोग को स्टेशन में बैठे हैं तो हम लोग को भगा थे तो हम कहाँ जाएंगे? हैं और काम में खाएंगे? अगर हाथ पैर हो जाते हैं तो हमको 1 रुपया कोई नहीं देवा थे। हैं कोई एक टिकली हम लोग घर में बार 4 दिन बैठत, 15 दिन बैठत, कोई 1 रुपया देवत नहीं है। और अपना जेब से बच्चा लोग कमा तेल लगा थे तो हम कहाँ जाएंगे? तो जाएंगे कहाँ? हमारे बाल बच्चा पेट रोजी छीना थे हैं तो खाएंगे काला, जिएंगे काला, बाल बच्चा अपना काला पाली और हमला काला पाली। क्या कोई अधिकारी अब तक आप लोगों से आकर जो है वो बातचीत हुई है? बातचीत तो अभी तक से नहीं की है दीदी। आके बस बोल रहे कि आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, अलाउड नहीं, आप बाहर जाइए। परिवार को लेकर लोग को भगाने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग बस बैठ सकते हो, ऐसे बोल रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है और लगातार इनका यही कहना है कि जो DRM ऑफिसर्स हैं वो आज इनसे मिलने के लिए आने वाले थे, लेकिन अभी तक जो है किसी भी प्रकार से कोई भी बातचीत इनकी नहीं सुनी गई है और कोई भी एक्शन जो है नहीं लिया गया है। और आगे अब देखना होगा कि जो DRM के अधिकारी हैं वो यहाँ पर कब तक पहुँचते हैं और कब तक जो है आगे का जो निर्णय वो लिया जाता है और कब तक जो है कुलियों को प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो कैमरामैन भगत के साथ मैं छाया जायसवाल, एशियन न्यूज़, रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने विभागीय अधिकारियों के साथ मसूरी देहरादून मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने शिव मंदिर के पास बने हुए जो अस्थायी वैली ब्रिज है इसकी स्थिति को परखा और क्षतिग्रस्त सड़कों का भी जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अक्टूबर महीने के अंत तक सभी मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएं ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखिए जो यहाँ पे एक ब्रिज था उसमें डैमेज हो गया था तो बेली ब्रिज लगा के इसको चालू किया गया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या इसमें अल्टरनेटिव है, क्या प्लान है। तो हमारी टीम ने इसका डिज़ाइन और उस पर काफ़ी डिस्कशन कर लिया है और अक्टूबर तक, आखिर अक्टूबर तक ये इसका DPR और पूरा डिज़ाइन फाइनल होकर आ जाएगा। तो उसको बनाने में निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी उसको जल्दी काम शुरू किया जाए, जिससे जो अभी बेली ब्रिज पे तो हम पूरा लोड रखे हुए हैं, लेकिन जब नया ब्रिज बन जाएगा तो फिर पूरा उस पर शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ से मसूरी के बीच में 4-5 जगह पे और रोड में प्रॉब्लम आई है, रोड वॉश आउट हुई है, उस पर काम चल रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ देखने के लिए
और हमारा प्रयास ये है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर जो भी मसूरी रोड का जो भी इश्यूज़ हैं उसको हम लोग रिजॉल्व कर लें। अब बात मध्य प्रदेश के बैतूल की करेंगे, जहां पर जहरीले कफ सिरप और कोल्ड ड्रिंक के जो सेवन से ही आमला ब्लॉक के एक और बच्चे की जान अब खतरे में आ चुकी है। सिरप कोल्ड ड्रिंक है जिसका हम नाम ले रहे हैं, यही है जो कई ऐसे बच्चों की जान खतरे में डाल रहा है। बच्चों की दोनों किडनी, बताया जा रहा है कि बच्चे की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। उसे नागपुर के मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर पर अब रखा गया है। बच्चे के इलाज में अभी तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हालातों में कोई सुधार नहीं। इधर परिजनों ने दोषी डॉक्टर और दवा कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साजा में पंडित देवी प्रसाद चौबे शासकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञान, वाणिज्य और अर्थशास्त्र के साथ साथ ऐसे कई विषय हैं जिसमें जन भागीदारी शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की मांग की गई है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि कक्षाएं बाधित हो रही हैं और इससे उनकी पढ़ाई और परीक्षा के परिणाम भी बाधित हो सकते हैं। यहाँ पर छात्रों ने चेतावनी ये भी दी है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन उग्र होगा।